नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएसई 144 के दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। इससे पहले ये चर्चा हम शुरू करें, उससे पहले आप सभी को परीक्षाओं की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो ये बीपीएसई 144 का एग्ज़ाम है, ये टोटल आपका 100 नंबर का होगा। टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलेगा। 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे और 2 यूनिट में होंगे। 1 यूनिट से आपको 2 प्रश्न करने हैं और 1 यूनिट से आपको 3 प्रश्न करने हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं। तो देखो, जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे हम सार्क कहते हैं। और इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों का वर्णन हम करते हैं, जिसमें आप भारत की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, भारत की बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे, बांग्लादेश की बात करोगे, श्रीलंका की बात करोगे, नेपाल की बात करोगे, भूटान की बात करोगे और मालदीव की बात करोगे। शुरुआत में 7 देश थे, फिर अफगानिस्तान को भी इसमें बाद में जोड़ दिया गया और म्यांमार को भी अब दक्षिण एशिया का हिस्सा माना जाता है। तो यानी कि इन सभी देशों से रिलेटेड इसमें प्रश्न होंगे। अब मैं हर प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने जा रहा हूं और यही बताऊंगा कि प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखोगे। तो देखो, जैसे कि पहला प्रश्न है, आतंकवाद क्या है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? व्याख्या कीजिए। तो यानी कि सबसे पहले जब ये क्वेश्चन मान लो आ जाए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप डिफाइन करोगे कि आतंक का अर्थ है भय का माहौल पैदा करना। आतंक का अर्थ क्या है? तो आतंक का अर्थ है भय का माहौल पैदा करना। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। आतंकवाद के फिर विभिन्न कारणों के बारे में बताओगे, तो आतंकवाद का विभिन्न कारण जो है, सबसे पहला कारण क्या है? अशिक्षा। कि अशिक्षा जो है वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से लोग आतंक की राह को अपनाते हैं। अशिक्षा के बाद जो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे बेरोजगारी। बड़े पैमाने पर जो लोग बेरोजगार हैं वो बहुत जल्दी ही कुछ संगठनों के अट्रैक्शन में आ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में पैसे दिए जाते हैं। इसके बाद पहले अशिक्षा के बारे में बताओगे, बेरोजगारी के बारे में बताओगे, फिर उसके बाद क्या बताओगे? निर्धनता। हमने ये देखा कि आतंक की ओर जितने भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादातर लोग निर्धन हैं। चौथा लिखोगे आप धार्मिक कारक, जिसमें आप जिहाद के बारे में बताओगे कि धार्मिक माहौल को तय करने के लिए भी कई बार आतंक का सहारा लिया जाता है। तो आतंक एक तरीके से क्या है? भय का माहौल है। पहले तो आतंक की डेफिनेशन दोगे, फिर आतंकवाद के कारण बताओगे, आतंकवाद क्यों फैल रहा है, फिर आप बताओगे आतंकवाद के परिणाम क्या होते हैं। तो आतंकवाद के परिणाम ये हैं कि विश्व जो है वो असुरक्षा के घेरे में आ जाता है। इसके साथ साथ जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया जाता है तो लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा आज पूरा जो विश्व है वो आतंकवाद के खिलाफ चिंतित है। अब मुद्दा एक बात तो ये हो गई, हमने आतंकवाद क्या ही से डिफाइन कर दिया। अब मुद्दा ये आता है कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? व्याख्या करो। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, लेकिन केवल हम कहें पाकिस्तान ही आतंकवाद का केंद्र है तो वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अन्य देश भी हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे आप सीरियाई देशों की बात कर लो, अफगान की बात कर लो, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है आतंकवादी गतिविधियों को पोषित किया जाता है। तो आप ये कहोगे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त तो है, लेकिन पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। हाँ, आतंकवाद को बड़े पैमाने पर वहाँ बढ़ावा दिया जाता है, मुजाहिदीन के लोगों को ट्रेंड किया जाता है। जैसा कि विभिन्न जितनी भी घटनाएं आतंक की हुई हैं, उसमें से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ हमेशा से रहा है, लेकिन उतना ही हाथ जो है वो सीरियाई देशों का भी रहा है। इतना ही नहीं, थोड़ा सा अफगान का भी इसमें हिसाब किताब रहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हाईलाइटेड कंट्री है आतंकवाद को लेकर। तो 70% कहीं ना कहीं रोल जो है आतंकवाद के लिए वो पाकिस्तान का है। फिर आप थोड़ा सा ना ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में बताओगे कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर क्या हुआ? अमेरिका के 4 विमान हाईजैक कर लिए गए, जिसमें अलकायदा और तालिबान के आतंकियों का खेल था। ऐसे में अमेरिका में 3000 लगभग लोग मारे गए। आगे चलकर अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक विश्व जो है आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी करी, जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब क्या हुआ, इसमें जो ओसामा बिन लादेन था वो पाकिस्तान में ही मिला। ऐसे ही इराक भी ऐसी गतिविधियों का केंद्र है। तो एंड में एक मूल्यांकन करोगे, कंक्लूजन करोगे कि विश्व में आतंकवादी गतिविधियां हैं और पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ा रोल तो है, लेकिन हम ये कहें कि पाकिस्तान से आतंकवाद पनपता है तो ये 70% है। हाँ या ना में इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसे ना 70% हाँ में ही कहोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आतंकी गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान में ही है, क्योंकि वहाँ पर कट्टरता ज़्यादा है। इसके साथ साथ निर्धनता, बेरोजगारी और शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम है, जिसके परिणामतः पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में आगे बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में निर्जातीय संघर्षों का क्या करो? व्याख्या करो। तो देखो, निर्जातीय संघर्ष क्या है, इसमें हर देश के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। आप ये बताओगे, सबसे पहले एक भूमिका लिखोगे कि दक्षिण एशियाई देशों की जो जनसंख्या है वो कैसी है? दक्षिण एशियाई देशों की जो जनसंख्या है वो विविधताओं भरी है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में डिफाइन करोगे। श्रीलंका में जो निर्जातीय संघर्ष है वो सिंगली और तमिलों को लेकर है, जहाँ पर सिंगली जो है वो बहुसंख्यक है और तमिल जो है अल्पसंख्यक है। ऐसे में तमिलों को ये लगता है कि भैया हमारे जो अधिकार हैं उनकी अनदेखी की गई है, संविधान में हमें अधिकार नहीं मिले। आगे चलकर उन्होंने लिट्टे बनाया और संघर्ष चलते गए।
फिर बांग्लादेश में निर्जातीय संघर्षों के बारे में आप बताओगे, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा हिसाब किताब रहता है। इसके अलावा म्यांमार के जो रोहिंग्या शरणार्थी वहाँ पर आके बसते हैं, उसकी वजह से भी निर्जातीय संघर्ष बने रहते हैं। भारत के निर्जातीय संघर्ष भी धर्म के आधार पर है। पाकिस्तान में भी निर्जातीय संघर्ष जो है वो धर्म के आधार पर है। नेपाल का जो निर्जातीय संघर्ष है वो जनजाति के आधार पर है। वहाँ की जो मधेश जनजाति है उसको लेकर मतभेद रहते हैं। भूटान में जो लेप्चा भूटिया हैं और जो नेपाली हैं, इनको लेकर मतभेद बना रहता है। म्यांमार में रोहिंग्या को लेकर मतभेद बना रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप इस आंसर को पूरा करोगे। तो हर पॉइंट में अगर आपको 3-3, 4-4 नंबर भी देगा, हर एक देश के बारे में 2-2, 3-3 नंबर भी देगा, तो भी आपको 15 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में क्या क्या चुनौतियां, ये बताओ। तो देखो, दक्षिण एशियाई देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संगठन तो बनाए और वो कई संगठनों के सदस्य तो हैं, लेकिन उनके बीच में चुनौतियां ये हैं कि इन सभी देशों के बीच में सीमा विवाद है, जल विवाद है, सांप्रदायिकता जो है, शरणार्थियों की जो समस्या है, दंगे जो फसाद हैं, ये व्यापार के बारे में सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो चीन इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, ये भी बड़े मतभेद हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों का हेडिंग बनाओगे और इन चीज़ों का हेडिंग बना के इनको आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। तो 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है कि टिप्पणी करनी है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ विश्व युद्ध, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था वो अमेरिका वाले घटना लिखोगे, गंगा जल संधि। तो 4 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन कर लो या 2 क्वेश्चन कर लो जो आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि दक्षिण एशिया में चीनी नीति की व्याख्या कीजिए, क्या यह भारत के लिए हानिकारक रही है। तो देखो, दक्षिण एशियाई देशों में जो चीन का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन अपनी वन बेल्ट वन रूट योजना के माध्यम से इन सभी देशों के साथ अपना आर्थिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये भारत के लिए हानिकारक है, आप ये बताओगे इसमें। अब कहोगे आप कैसे, तो देखो, श्रीलंका ने सबसे पहले, आप बताओगे कि चाइना ने सबसे पहले कहाँ पर हस्तक्षेप किया, तिब्बत में। अब वो उसके माध्यम से नेपाल और फिर भूटान पर हस्तक्षेप करना चाहता है। ऐसे में भारत की जो परियोजना नेपाल और भूटान में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह स्थिति में जा रही हैं। चीन की वजह से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में सीमा विवाद भी बढ़ता जा रहा है। चीन की पाकिस्तान के नज़दीकियों की वजह से कश्मीर मुद्दा हावी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भारत के आर्थिक संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ और अच्छे होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं चीन अपने लपेट में ले रहा है, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। तो चीन साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है और वो दक्षिण एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। श्रीलंका में उसने बड़े पैमाने पर ऋण जाल में उसे फंसाया और वहाँ के जो बड़े बड़े बंदरगाह है जैसे हम्बन टोटा को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ऐसे में जो भारत के व्यापारिक संबंध हैं वो कहीं ना कहीं चीनी पक्ष में जा रहे हैं। अब वही देश चीन से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीनी घुसपैठ है दक्षिण एशिया में, ये भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। तो वन बेल्ट वन रूट योजना के बारे में बताओगे। दक्षिण एशिया में जो हमारी सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, इसकी भूमिका क्या है। तो देखो, दक्षिण एशिया का जो नागरिक समाज है वो बहुत विविधताओं भरा है, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो नहीं है। ऐसे में नागरिक समाज जो है लोकतंत्र की डिमांड तो करता है, वो इन सब सुविधाओं की डिमांड तो करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो इन अधिकारों की प्राप्ति कैसे करें। तो ये इन सब के सामने ये समस्याओं की समस्याएं हैं बड़ी बड़ी, लेकिन इनका हल कैसे किया जाए ये बड़ी दिक्कत है। आए दिन डेमोक्रेसी की डिमांड होती है, लेकिन सैनिक तानाशाह और जो डेमोक्रेसी है इसके बीच में समन्वय नहीं बन पाता है। 7वां क्वेश्चन है, भारत की पड़ोस प्रथम नीति की प्रमुख विशेषताएं बताओ और उसकी चुनौतियां बताओ। तो देखो, आज़ादी के बाद से ही भारत ने अपनी विदेश नीति में पड़ोसी फर्स्ट की नीति रखी है, नेबर फर्स्ट की नीति रखी है। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को अच्छा करना चाहता है, आर्थिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए भारत ने पंचशील समझौते बनाए हैं। पंचशील समझौते का मतलब ये है कि भाई हम किसी भी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सबकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, कोई देश किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत हैं। भारत और चीन के बीच में तो अगर हम देखें तो पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे। लेकिन चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां ये है कि सबसे पहले तो चीन का हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच में भी कई बार सीमा विवाद आ जाते हैं। कई बार भारत पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा सीमा विवाद रहे हैं, शरणार्थियों की समस्या रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जल विवाद है, सीमा विवाद है। म्यांमार की अगर बात करें तो वहाँ से रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा हमेशा रहता है। मालदीव की बात की जाए तो मालदीव से वैसे तो संबंध अच्छे थे, लेकिन मालदीव में जो चीनी घुसपैठ हुई उसकी वजह से मालदीव से भी संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हुए। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका तमिलों के मुद्दे पर भारत को मतभेद लेकर चलता है। श्रीलंका को लगता है कि जो भारत है कहीं उसके मामले में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा। तो ये भारत की पड़ोस प्रथम नीति की जो है वो चुनौतियां हैं। विशेषताओं में तो आप संबंधों को अच्छा बनाने की बात करोगे कि आए दिन आपदाओं के समय पर भारत जो है बड़े पैमाने पर जो है सहायता देता है। लाइक डेट श्रीलंका क्राइसिस में आपने देखा कि भारत ने बड़े पैमाने पर अनाज और अन्य आर्थिक मदद मुहैया करवाई। मालदीव को कोविड संकट के दौरान बड़े पैमाने पर सहायता दी। नेपाल और भूटान जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो भारत पर ही निर्भर है।
तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन है, आपको किसी भी यूनिट से 2 क्वेश्चन करने हैं, किसी भी यूनिट से 3 क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों होगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आई होप सो आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।